राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में और मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न पत्र। और प्रश्न पत्र एक बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई है पिछले सप्ताह। EMRS टीजीटी पीजीटी दोनों की परीक्षाएं हुई हैं और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में से आज हम EMRS टीजीटी का पेपर लेकर आए हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको कितना लाभदायक सिद्ध हुआ। और इसी के साथ हमें ये भी याद आ गया, चलो जिन विद्यार्थियों का बिहार टीजीटी में, बिहार पीजीटी और बिहार 6 to 8 इसमें चयन हुआ है और प्रद्योत गुरुकुल की सहायता से हुआ है, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़कर हुआ है, उन्हें हृदय से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा और विश्वास ऐसा है हमें कि आप अपना ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन करेंगे, पूरी लगन और निष्ठा के साथ आप अपने काम को करेंगे, पूरी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। ये आपको हमने सिखाया है और आप इस बात पर पालन करेंगे इस बात का। अब जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है उन बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए हुए हैं, मैसेज किए हुए हैं, फ़ोन भी किए हैं, उनको हम अलग से चर्चा करेंगे। और आप में से भी यदि किसी का हुआ है और आपको लगता है कि हमारे सहयोग से हुआ है तो आपने यदि कमेंट नहीं किया है या नहीं बताया तो आप बता सकते हैं। चलिए, तो आज हम EMRS का पेपर लेकर आए हैं और इस पेपर में हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट कितना उपयोगी है ये हम आपको साथ के साथ बताएंगे। यदि आपके पास नोट्स होंगे तो आप अपने आप इसे समझ लेंगे, ठीक है, कि कितना सर के द्वारा दिया गया कंटेंट उपयोगी हुआ है। और हम विश्वास आपको दिलाएंगे कि जिस प्रकार से इन परीक्षाओं में हमारे द्वारा दिया गया अभी तो बहुत कम पाठ्यक्रम दिया गया है और जब पूरा पाठ्यक्रम दिया जाएगा तो 100% अंक लाओगे आप, 100 में से 100 सही करोगे, ठीक है। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पेपर कठिन हो या सरल हो, बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे यदि आपका सहयोग मिलता रहेगा तो, ठीक है। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं, क्लास को शीघ्रता से शेयर कर दें और संख्या तो कम से कम 100 तक पहुंचा दिया करिए, ये आपका उत्तरदायित्व है, ठीक है। हमारा उत्तरदायित्व और कर्तव्य हमें पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहद महत्वपूर्ण कंटेंट, ठीक है, जो आपके लिए बेहद खास होता है। चलिए, तो आज हम EMRS टीजीटी स्पेशल पेपर लेकर आए हैं जो अभी हाल में ही हुआ है पिछले सप्ताह में। इस पर हम चर्चा करेंगे, हल करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, अजय के निबंध संकलन नहीं है, ठीक है। तो अजय का पूरा नाम हम लोगों ने पहले से पढ़ा है। पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन अजय। और जो अजय नाम दिया है इसका अर्थ क्या होता है? जिसे जाना न जा सके। इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, जिसे जाना न जा सके, ठीक है। अब ये नाम किसने दिया है? जैनेन्द्र और प्रेमचंद जी ने दिया है। ये कौन थे? फौजी थे। अजय ने फौज में भी नौकरी की थी और इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। सप्तक, ठीक है, तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था, 4 तार सप्तक का, ठीक है। प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए, तो इनका कौन सा निबंध संकलन नहीं है? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आपको एक निबंध स्पेशल क्लास दी थी, ठीक है। टीजीटी EMRS के पेपर से पहले की बात होगी, संभवतः 1-2 दिन पहले की बात होगी। हमने आपको क्लास दी थी निबंध स्पेशल। यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो आप देखिए, उसमें एक हमने निबंध रखा था अजय के भाषणों का, उनके इंटरव्यू का, साक्षात्कारों का संकलन कौन से निबंध संग्रह में है, ये प्रश्न दिया था। और उसमें 4 विकल्प हमने दिए थे कि वो चारों ही विकल्प हमने कहे थे कि ये चारों निबंध संग्रह अजय जी के हैं। तो उनमें से ये आलवाल भी हमने रखा था, ये निबंध हमने उसमें लिखे थे, आप देखना, ठीक है। तो उसमें आलवाल सही था। तो ये 3 निबंध तो अजय जी के हैं और साहित्य और संस्कृत ये इनका नहीं है। और आज के डेट में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा? साहित्य और संस्कृत। ये किनका है? तो ये आप नोट रखेंगे, ये रामविलास शर्मा जी का है, ठीक है। किसका है? रामविलास शर्मा जी का ये निबंध संग्रह बहुत अच्छा है और आजकल ये परीक्षाओं में भरमार है इसकी,
ठीक है, बहुत आ रहा है, आप इसे नोट रखेंगे, साहित्य और संस्कृति। ठीक है, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट मिला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये हमने आपको क्लास कराया था उसमें से आया है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। चलिए भाई, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं कितनी हैं? 8वीं होना चाहिए, बना दिया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं पुरानी एक क्लास हमारी पड़ी हुई है, बहुत पुरानी, तो उसमें 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, कौन सी नहीं हैं। इनमें से ये तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, संविधान के समय 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं 8वीं अनुसूची में? 14। फिर कितनी? एक बढ़ी, 15 हुई, फिर 3 बढ़ी, 18 हुई, फिर 4 बढ़ी, कितनी हुई? 22। तो वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। ठीक है, उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न सही हो गया, दूसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही हो गया। चलो अब देखते हैं, साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो उठाकर देखिए, हमने आपको बताया है, और ये प्रश्न हमने आपको अभ्यास प्रश्न कराए थे, उसमें भी कराया है और भी कई बार कराया है। ठीक है, तो साकेत के रचनाकार कौन हैं बताइए? आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जाने हैं। साकेत का अर्थ क्या है बताइए? साकेत का अर्थ क्या है? साकेत का अर्थ है अयोध्या। ठीक है, और अयोध्या तो आजकल जान ही रहे हो, पवित्र भूमि अयोध्या को मेरा प्रणाम है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अयोध्या से हमारे प्रद्योत गुरुकुल के विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में हैं। ठीक है, और जब अयोध्या आएंगे तब हम जरूर आप सबसे बात करेंगे और आपके यहाँ मिलेंगे आकर आपसे, और राम जी के दर्शन भी करेंगे आके। तो अयोध्या से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हालांकि अन्य जनपदों से भी, प्रयागराज से भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, वाराणसी से भी हैं, अन्य जौनपुर से भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन अयोध्या से भी बहुत बड़ी संख्या में है। अयोध्या की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल अयोध्या की चर्चा बहुत हो रही है, भगवान श्री राम पधार रहे हैं, तो भाई चर्चा का विषय है। तो अयोध्या आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हम अयोध्या आ रहे हैं भाई, आपसे भी मुलाकात करेंगे, श्री राम जी से भी करेंगे। ठीक है, तो ये किन की रचना है? साकेत महाकाव्य। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं, मैथिली शरण गुप्त किनके शिष्य थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था उर्मिला विषयक उदासीनता। काव्य में, साहित्य में उर्मिला विषयक उदासीनता, उर्मिला को आधार बनाकर ग्रंथ लिखा गया है इनके द्वारा। इन्होंने फिर उर्मिला को क्या किया? आधार बनाया, मुख्य पात्र बनाया, और इसका नवम सर्ग है वो सबसे मार्मिक है, परीक्षा में बहुत आता है। ठीक है, चलो भाई 3 प्रश्न हो गए, ये तीनों पढ़ाए हुए आए। 252 वैष्णवन की वार्ता अभी आप देख सकते हो, पिछली क्लासों में हमने ये कराए थे। ठीक है, 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता विठलनाथ, नाभादास, सुरत मिश्र और बैकुंठमणि। अब ये विकल्प दिए गए हैं आयोग द्वारा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिनमें चारों विकल्प गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, बताइए 252 वैष्णवन की वार्ता किन की है? 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो इनमें से तो कोई नहीं है, ए बी सी डी कोई नहीं है। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, एक तरह से ये जीवनियाँ हैं या जीवनी ग्रंथ टाइप हैं। तो ये गोकुलनाथ ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? गोकुलनाथ। और विकल्प में गोकुलनाथ का नाम ही नहीं है। अब नाम नहीं है तो भाई कोई विकल्प सही नहीं है।
अब गोकुलनाथ कौन थे? वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे या विट्ठलनाथ के पुत्र थे। और विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? वो थे वल्लभाचार्य के। किसके थे? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभ धनाचार्य। तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया और विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। और किसने किया है? गोकुलनाथ ने। ठीक है, तो ये बेहद शानदार प्रश्न है, पढ़ाया हुआ प्रश्न है। इन दोनों ग्रंथों पर हमने चर्चा की थी। आपको नोट हो, आपको याद होगा। ठीक है, 4 प्रश्न हो गए, चारों पढ़ाए हुए आए, पुरानी क्लास आप देख लेना। 5वां देखो, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। ठीक है, ये हमने अभी अलंकार आपको नहीं पढ़ाए हैं। और यदि आपने अलंकार की पुरानी वीडियो हमारी देखी है, 2021 में कुछ दिन हमने क्लास चलाई थी, कुछ क्लास डाल दी है, और अलंकार वाली, तो उस क्लास में अलंकार में आप यमक अलंकार देखना। ठीक है, यमक अलंकार में ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, और जो नोट्स है हमारा, उस नोट्स में भी ये है। ठीक, मन का और मन का अलग अलग। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये आपको हमारी ही क्लास में मिल जाएगा। 5वां प्रश्न हो गया, 5 हो गए। अब रिपोर्टाज वाली क्लास उठा के देख लीजिए, हमने आपको ये कराया है या नहीं। ऋण जल धन जल, इस पर आधारित हमने कितना अच्छा कंटेंट आपको दिया था। ऋण जल का मतलब क्या होता है? जल की कमी। धन जल का मतलब क्या होता है? जल की अधिकता। जल की कमी का मतलब सूखा। जल की अधिकता का मतलब बाढ़। सूखा और बाढ़ का वर्णन है फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। रेणु का अर्थ क्या होता है? धूल। ठीक है, धूल के कण। तो फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने ये लिखा है, बेहद शानदार रिपोर्टाज है। ठीक है, और ये आपको बताया हुआ कंटेंट में से आया है और हमने ये भी बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप साथ के साथ लिखते गए होंगे तो आपके नोट्स पे भी ये लिखा होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आप देख लेना जहाँ जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है वो प्रश्न है या नहीं है, या जो प्रश्न आया है उसके सामने हमने बताया है कि नहीं बताया कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया 6ठा। चलिए भाई, अब देखते हैं 7वां। अरे यायावर रहेगा याद। ये अरे यायावर रहेगा याद, आप हमारा यात्रा वृतांत वाला प्रश्नोत्तरी उठा के देख लीजिए। यात्रा वृतांत वाली प्रश्नोत्तरी उठा के देखिए, हमने कराई है या नहीं कराई है। ठीक है, और ये मोहन राकेश, अजय, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, तो अजय जी के 2 हमने कराए थे। ठीक है, और दोनों में हमने ये बताया था, यदि आपको याद हो, हमें तो याद है, ये बताया था कि एक भारतीय यात्राओं से संबंधित है और एक विदेशी यात्राओं से संबंधित है। वो भी आप कमेंट करके बताइए कौन सा भारतीय यात्राओं से संबंधित है और कौन सा विदेशी यात्राओं से संबंधित है। ठीक है, अजय जी के यात्रा वृतांत। ठीक, आपको याद आ गया होगा, हमने बताया है कि नहीं बताया है। चलो 7 हो गए, 7 में 7 पढ़ाए हुए आए। स्वर संधियां हमने नहीं पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, और स्वर संधि कौन सी है? अजंत, सदानंद, सडानंद, भानुदय। भानुदय द छूट गया है इसमें, भानुदय, यही स्वर संधि का उदाहरण है। भानुधन उदय। ठीक है, उ और उ मिलकर उ होगा, दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है, भानुदय, भानुधन उदय बराबर भानुदय। अचधनंत अजंत, सतधनानंद सदानंद, षडधनानंद षडानंद। ये तीनों कैसी हैं? ये स्वर संधि नहीं है। ठीक है, व्यंजन संधियां हैं। और ये स्वर संधि का उदाहरण चौथा वाला सही हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, यहाँ द और आएगा, भानुदय, भानुधन उदय। ठीक है, बहुत सरल है। और वैसे ये हमारे नोट्स में तो है, लेकिन हमने आपको ये कराया नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ये प्रश्न हमारे हिसाब से फिर से ये गलत प्रश्न आ गया। ठीक है, इस प्रश्न को फिर से हम कट्टा करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ गांव की भाषा में कहा जाता है कट्टा। कट्टा का मतलब गलत। ठीक है, ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। तो वाज, वाज भी अश्व का पर्यायवाची है। ठीक है, हायर, यहाँ लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, ऐसे
पेपर में हय लिख के आया है। तुरंग और तुरंगम ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। अब इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो जो एक्सपर्ट हैं वो नहीं वाला यहाँ लिखना भूल गए, सब उन्हीं के लिख दिए हैं, अश्व के ही सब लिख दिए पर्यायवाची। ठीक है, तो ये प्रश्न या तो डिलीट होगा और या प्रश्न का नंबर सबको मिलेगा। ठीक है, तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ये सब हैं अश्व के पर्यायवाची। 9वां प्रश्न हो गया। चलो देखते हैं 10वां प्रश्न। कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? ये विलोम से संबंधित है। ठीक है, विलोम, विलोम से संबंधित ये संगत असंगत पूछा गया है। योग्य अयोग्य, विश्वास अविश्वास, स्वतंत्रता परतंत्रता, प्रदान संप्रदान। तो ये बच्चा बच्चा जाने हैं। योग में अ उपसर्ग लगाकर अयोग्य बनाया, ये एक दूसरे के विलोम हैं, विपरीत होते हैं। विश्वास का विपरीत अविश्वास होता है और स्वतंत्रता का विपरीत परतंत्रता होता है। तो ये तीनों तो संगत हो गए। डी विकल्प प्रदान का संप्रदान ये असंगत हो गया। ठीक है, 10 हो गए। ठीक है, कितना आसान प्रश्न आए हैं, कितना बढ़िया प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम नहीं पूछा गया है। राजा बताइए, राजा तत्सम होता है, पिता भी तत्सम होता है, कवि भी तत्सम होता है। राय तत्सम नहीं है, राय राजा का ही तद्भव है। ठीक है, राय छोटे राजा को कहा जाता था राय। तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा इसमें। 11वां प्रश्न चौथा विकल्प सही है। चलो अगला देखते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द है। अब देखो एकार्थी शब्द है, इस पे फिर हमें ये प्रश्न भी हमारे हिसाब से गलत है। ठीक है, कट्टा कर दो इसके चारों तरफ से, क्रॉस क्रॉस। ये यहाँ पद होना चाहिए था, लिखने में थोड़ा सा वैसा हो गया है। दक्षिण, दक्षिण पद मत मित्र। अब देखो दक्षिण के, दक्षिण हमारे हिसाब से आपको हम बताएं दक्षिण कैसा है, अनेकार्थी है। इनमें पूछा है एकार्थी। अब दक्षिण का अर्थ क्या क्या होता है? ठीक है, आपको ज्यादा नहीं मालूम तो इतना तो मालूम होगा ही, दक्षिण का अर्थ होता है बायां। ठीक है, बाईं ओर। ठीक है, बायां। दूसरी बात, दक्षिण का अर्थ होता है उत्तर के विपरीत दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा के विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा, ये दक्षिण आप जानते हैं। ठीक है, तीसरा दक्षिण, ये हमने आपको एक बार बताया था एक क्लास में, नायक, नायक के भेद बताए थे, दक्षिण नायक। ठीक है, दक्षिण नायक आपको बताया था। दक्षिण क्या होता है? एक नायक होता है, मतलब सभी नायिकाओं से समान रूप से प्रेम करने वाला। ठीक है, सभी प्रेमिकाओं से, ऐसे कर लो, सभी प्रेमिकाओं से, सभी प्रेमिकाओं से, सभी प्रेमिकाओं से समान प्रेम करने वाला, समान प्रेम करने वाला नायक दक्षिण नायक कहलाता है। ठीक है, तो ये दक्षिण शब्द तो हो गया अनेकार्थी, दक्षिण के कई अर्थ हो गए। अब दूसरा हम शब्द आपको पद, दूसरा क्या है? पद। तो अब भाई पद को भी देख लो, पद में क्या है? पद में क्या क्या आपको अनेकार्थ हैं पद शब्द के। तो पद शब्द के अनेकार्थ भी हम आपको बता दें यहाँ पर। ये कहोगे हमें तो पद, पद का पैर। ठीक, चरण। ठीक, छंद का एक भाग, छंद का एक भाग, पद। ठीक है, एक भाग, ऐसे कह सकते हो। अब ये तीन अर्थ हो गए, पैर, चरण, छंद का एक भाग। ठीक है, छंद का एक चरण, स्थान, स्थान। ठीक,
पद वो तो जानते ही होगे, पद प्रतिष्ठा। इसके अलावा गीत, गीत गीत का मतलब यहाँ ये है, जैसे सूरदास के पद, वो पद है, ठीक, कबीरदास के पद, उसके संदर्भ में। तो ये पद के कई चरण, कई अर्थ हो गए पद के। तो पद कैसा हो गया? अनेकार्थी। अब बात करते हैं मत पद। तो मत का अर्थ क्या होता है? मत का अर्थ भी समझ लो। यहाँ मत का अर्थ बताए दे रहे हैं साहब, विचार। मत का अर्थ क्या है? विचार। मत का अर्थ क्या होता है? वोट, ठीक है। मत का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। मत का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत, ठीक है। और मत का अर्थ क्या होता है? मना करना, नहीं, मत कर मत कर मत कर। मत माने नहीं, ठीक है। या हम लिख सकते हैं मना करना, ठीक। कितने अर्थ हो गए? 4। विचार, वोट, सिद्धांत, ठीक है। और ठीक है, और चाहो तो लिख लेना संप्रदाय और धारणा। ये मत के अर्थ हो गए, संप्रदाय और धारणा, ये सब हो गए मत के अर्थ। तो मत भी कैसा हो गया? अनेकार्थी। अब है मित्र। तो मित्र का अर्थ क्या होता है? मित्र का अर्थ भी समझ लो। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, ठीक है। और मित्र का अर्थ होता है सूर्य, ठीक। अब देखो, सूर्य का भी एक पर्याय होता है, दोस्त का भी होता है, तो इसके भी अनेक अर्थ हो गए। अब दक्षिण भी अनेकार्थी है, पद भी अनेकार्थी है, मत भी अनेकार्थी है, और मित्र भी अनेकार्थी है। अब आप देख लो, अब आप ही बताओ, हम नहीं बताएंगे इसमें। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा एकार्थी है। अब मेरे हिसाब से तो इसमें कोई एकार्थी नहीं है, तो इस प्रश्न को या तो डिलीट किया जाएगा, ठीक, या इसका अंक सबको दिया जाएगा। जो भी करेगा वो आयोग करेगा। अब आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, 12वां प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं 13वां। उपसर्ग के आधार पर असंगत शब्द युग्म। उपसर्ग के आधार पर असंगत। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द से आगे जुड़कर उस शब्द में विशेषता लाते हैं, उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अपसर्ग में अप, अपयश में अप, आदान, वीर, प्रचार, ठीक है। तो वैसे अब उपसर्ग पूछे गए इन शब्दों में, तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वीर में एक की मात्रा और ये ई, ये नहीं है इसमें। बाकी तो ये यहाँ सेम मिल ही रहे हैं, लेकिन ये वीर में वे, ये अशुद्ध है, ठीक है, असंगत है। चलो अब देखो, मेरी जीवन यात्रा, आप देख लेना, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा वाली क्लास देखो। यदि नोट किया है तो आप अपने नोट्स में देख लो, मेरी जीवन यात्रा हमने कराई है या नहीं कराई है, और कितने अच्छे से कराई थी। ये मेरी जीवन यात्रा किनकी है? हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर। तो ये राहुल सांकृत्यायन की बहुत प्रसिद्ध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आत्मकथा है, ठीक है। चलो, अतीत के चलचित्र, अभी कल परसों ही हम निबंध करा रहे थे, रेखा चित्र और संस्मरण। तो अतीत के चलचित्र कराया है कि नहीं कराया है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा का है। अभी कराया है 2-3 दिन पहले ही। अभी हो सकता है परीक्षा वाले दिन हो या उससे पहले दिन हो, अब हमें परीक्षा की डेट याद नहीं है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है। अब देखो, ये लिखने में गलतियां हो गई हैं। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी ऐसे लिखा है पेपर में। तो आप
हमारी वर्तनी वाली क्लास देखिए, उसमें हमने आपको प्रदर्शनी बताया है। आप वर्तनी वाली क्लास देखेंगे तो ये उसमें मिलेगा ये शब्द, ठीक। व्यावहारिक ये अशुद्ध है, व्यावहारिक हमने आपको बताया है व्यावहारिक। और एक प्रत्यय का प्रयोग बताया है कि जिस शब्द में एक प्रत्यय आता है अंत में, उसका पहला शब्द दीर्घ होता है, ठीक है। तो इसी से ये बन गया सांसारिक। यहाँ ऐसे लिखा है पेपर में सांसारिक, ठीक है। कैसे लिखा है? ऐसे, सांसारिक। ये भैया से लिखने में गलतियां हुई हैं। तो देखो, ये सांसारिक ये अशुद्ध है, ये व्यवहारिक अशुद्ध है, प्रदर्शनी ये अशुद्ध है, दृष्टव्य ये शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए इस प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। तो ये 16वां प्रश्न हो गया, ठीक है। और ये आपको पढ़ाया हुआ आया है, आप इसे कर लेंगे। ये देखो कितना आसान प्रश्न है। संवत 1050 से मानने वाले हिंदी साहित्य का आरंभ, साहित्य इतिहासकार हैं। संवत 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले, आगे पीछे हो गया है। संवत 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले साहित्य इतिहासकार कौन हैं? तो 1050 से ये आपको बताया था काल विभाजन एक दिन क्लास में। तो 1050 से शुरुआत किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बहुत सरल है, सब जानते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है? यदि आपने निबंध वाली क्लास देखी है, अभी 4-6 दिन पहले की क्लास है, नहीं देखी है तो आप देख लेना। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आपको बताए थे और एक प्रश्न हमने ऐसे बताया था, ए विकल्प में हमने 2 निबंध रखे थे निबंध संकलन, बी विकल्प में 2 निबंध संकलन रखे थे, सी विकल्प में हमने एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का रखा था, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी का रखा था, और डी विकल्प में हमने फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 निबंध संग्रह रखे थे। इस प्रकार 7 निबंध संग्रह हमने आपको बताए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के, और उन 7 में ये हमने बताया था आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी हमने आपको बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और ये भी हमने आपको बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। तो ये तीनों निबंध हमने निबंध वाली क्लास में कराए थे और ये उस क्लास से पूरा प्रश्न मिलने वाला है, मिला है, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक। उस क्लास को आप लोगों ने बहुत लाइक भी किया है, बहुत अच्छा भी आपको वो क्लास लगी है, और कई लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर ये क्लास, इस तरह की क्लास आप ला रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास है, निबंध वाली है या डायरी वाली है, या अभी जो क्लास 20-20 क्वेश्चन वाले लाए हैं कि आपको ऐसे ही प्रश्न रखिए सर, रेखा चित्र संस्मरण की है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और वो पेपर आप कोई भी उठा के देखेंगे या आने वाले पेपर में भी आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए और साथ देते रहिए, ठीक है। तो एक बार पढ़ा तो लेने दो, एक बार तो पढ़ा लेने दो भाई। देखो टीजीटी पीजीटी में आप अपने आप आपको अंतर महसूस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमारा समय, शक्ति, सामर्थ्य, डाटा कुछ भी बर्बाद ना हो, ठीक। भटकाव की स्थिति नहीं होगी बिल्कुल भी। जिस तरह के पेपर आ रहे हैं सरल और कठिन, वो दोनों तरह के प्रश्न हमारे यहाँ मिलेंगे। इतने कठिन भी न मिलेंगे कि आपको ये लगे कि अब तो ये हम कहीं के भी नहीं रहे, ठीक है। कठिन तो बहुत कठिन हो सकते हैं, सरल भी, कठिन भी, और जैसे पेपर आ रहे हैं सबसे उपयोगी प्रश्न आपको मिलेंगे, ये समय बताएगा, ठीक है। ऐसा हम विश्वास रखते हैं कि आपको सबसे उपयोगी कंटेंट मिलेगा आपको हमारे यहाँ, हम अपनी गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दुष्कर, नाश, विकास, व्यापार। साधारण साधारण शब्द रखे हैं, दुहधन कर, ठीक है। तो दुष्कर ऐसे बनेगा, फिर ये वाला सब बनेगा, ठीक है। ये विकल्प सही हो जाएगा ये। चलो 19 हो गया। 20वां देखो, वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध है। तो ये वाक्य रचना आप अपने आप कर देंगे सीधा सीधा। उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। मोहन तुम्हारे से नहीं डरता, मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे घर जाना है। तो मोहन तुम्हारे से नहीं डरता,
कौन क्या होना चाहिए? मोहन तुमसे नहीं डरता। तो दूसरा विकल्प इसमें अशुद्ध है, बाकी 3 शुद्ध हैं। अगला देखो, इलाचंद्र जोशी अपनी किस पुस्तक के लेखन में मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत की है? आलोचना पे हमारी अभी वीडियो नहीं आई है, महिला आलोचना पे आई थी, तो ये आलोचना वाला प्रश्न आपको हमने नहीं कराया है, ठीक है। लेकिन ये देखो, मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध हैं इलाचंद्र जोशी, ठीक है। फ्राइड से बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत प्रभावित थे। फ्राइड ऑस्ट्रिया का मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोविश्लेषणवाद प्रतिपादित किया, और मनोविश्लेषणवाद में उसने कहा कि इस संसार की मूल शक्ति काम है, सेक्स पावर। तो काम से ही ये संसार चल रहा है, काम पर ही टिका हुआ है, और काम के ही आगे पीछे सारी दुनिया है। तो अब उसी से प्रभावित होकर इन्होंने आलोचना जगत में शुरुआत की, मनोवैज्ञानिक आलोचना। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना किस ग्रंथ से की है? साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और देखा परखा। तो एक बात तो आप ये जान लो कि इन्होंने साहित्य सर्जना से की है, ठीक है। ए विकल्प सही है। आप इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, आगे की परीक्षाओं के लिए बेहद खास रहेगा ये प्रश्न, ठीक है। तो साहित्य सर्जना से इन्होंने शुरुआत की है, और ये चारों ही ग्रंथ इन्हीं के हैं, इसी क्रम में भी हैं, ठीक है। विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा, तो ये चारों ग्रंथ इलाचंद्र जोशी जी के हैं, और शुरुआत इन्होंने साहित्य सर्जना से की है, ठीक है। तो ये 21वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। 21वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प, ठीक है। चलो भाई, अब अगला देखो, अगला देख लो भैया जी। अब कौन सा देखना है? अब देखो अगला, 21 हो गए। अब देखो 22वां। कौन सा कथन नागार्जुन के उपन्यासों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो नागार्जुन के उपन्यासों के बारे में सही नहीं है ये कथन बहुत शानदार कथन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है ये एकदम। अब रत्नाथ की चाची में अनमेल विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है। बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के पुराने वृक्ष को बचाने के लिए जय किशन और जीवन संयुक्त मोर्चा बनाकर अन्याय का विरोध करते हैं। बरुड़ के बेटे में मछुआ संघ की स्थापना होती है। बलचनवा में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बलचनवा में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध परिश्रमी और ईमानदार किसान का संघर्ष है, ठीक है। तो इसमें ये संघर्ष है, इसमें मछुआ संघ की स्थापना हुई है, ये भी सही है। रत्नाथ की चाची में अनमेल विवाह, वैसे रत्नाथ की चाची है तो स्त्री समस्या पर आधारित, लेकिन इसमें अनमेल विवाह ही सिर्फ रखा गया है, इसलिए ये सही होना चाहिए। वैसे इसमें संघर्ष तो हुआ है, ये बाबा बटेश्वर नाथ बरगद के पुराने वृक्ष को बचाने के लिए संघर्ष है, इसमें मछुआ संघ की स्थापना है, ठीक है, अत्याचार के विरुद्ध किसानों का संघर्ष है, तो ये वाला ज़्यादा सही है। हालांकि ये चीज़ें भी उसमें हैं स्त्री शोषण वाली, लेकिन ये ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। लिंग के आधार पर असंगत है, चलो भैया लिंग के आधार पर असंगत बताओ। घंटा, घंटी सब जानते हैं, घंटा का विपरीत घंटी हो गया, लोटा का लुटिया, देवर का देवरानी, ये संगत हो गए सब। और पंडित का पंडितनी, ये असंगत है। पंडित का क्या होना चाहिए? पंडितानी, क्या होना चाहिए? पंडितानी, और लिखा क्या है? पंडितनी, तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। केशव दास द्वारा रचित नहीं है।
आपने रीतकाल की क्लास देखी होगी तो आपको ये प्रश्न सेम मिलेगा। रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये तीनों केशव दास की हैं, आपको बताया है। हित तरंगिणी केशव दास की रचना नहीं है। चौथा प्रश्न हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा इसका। चलो, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी, हिंदी वाली क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली, ये तीनों पश्चिमी हिंदी की हैं। हमने एक क्लास दी हुई है, एक से अधिक क्लास दी हुई है इस पर, पुरानी क्लास भी पढ़ी हुई है इस पर, ठीक है। और मैथिली, मगही, भोजपुरी काय की हैं, बिहारी, और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये काय की हैं, पूर्वी हिंदी की हैं, ठीक है। इसमें हमने ट्रिक भी बताई थी, ABC, पूर्वी हिंदी की, ठीक है। तो ये विकल्प चौथा सही हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो 25 हो गए। 26वां, अंधा योग। अंधा योग पे तो कितनी कितनी क्लासें दी हैं हमने आपको, कितना कंटेंट दिया है, ठीक है। धर्मवीर भारती, रामवीर राघव, मोहन राकेश, शंकर शेष। तो धर्मवीर भारती का ये बहुत बढ़िया गीत नाट्य है अंधा योग, ठीक है। इसके पात्रों पर भी चर्चा की थी हमने, इसके कुछ कथनों पर भी चर्चा की थी। ये बहुत शानदार है, पढ़ाया हुआ आया है। घनानंद की रचना नहीं है। सुजान सागर, उ की मात्रा आएगी, देखो यहाँ उ की जगह उ की आएगी, ठीक है। सुजान सागर, रस केंद्र बल्लरी, कोक सागर, छत्र प्रकाश, तो ये नहीं है इनकी, ये तीनों इनकी हैं, ठीक है। सुजान की, घनानंद की रचनाएं हैं, ठीक है। ये हमने बताई हुई हैं आपको, प्रश्नोत्तरी में घनानंद की रचना लाए थे। आगे देखो, उच्चारण स्थान पर असंगत युग्म है। उच्चारण स्थान वाली क्लास आप देखोगे तो आपको सब पता होगा। ये गलत लग गया है, कंठ्य ख, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आपको बताया था तो ये सही है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ कवर्ग, विसर्ग और ह, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तालव्य इच यसा नाम तालु, ठीक है। इ चवर्ग य श, तालु, तो यही सही हो जाएगा, न तालु नहीं होता है। मूर्धन में ऋतु रसाणाम मूर्धा, टवर्ग मूर्धा होता है। ऋतु रसाणाम दंतः, तो ये दंतः होता है, न इसमें आएगा, तथ दध न, तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है। असंगत युग्म कौन सा होगा, दूसरा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये उच्चारण स्थान आपको उसमें पड़ा हुआ है। नागिन की लहर बहुत अच्छे गीतों का संग्रह है, गीतिका। किन के गीतों का है, आपको हमने बताया है ये वाला। निराला के गीतों का शानदार संकलन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गीतिका, ठीक है। दूसरा विकल्प सही होगा इसका। अब देख लो 30वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये बच्चा जाने है, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में हमने भी कई बार आपको बताया है कि अनुच्छेद 41 में लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और इसमें अपनाए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंक हमने बताए थे क्लास में कि इस तरह के जो अंक हैं वो भारतीय अंक हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय अंक 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। तो अंकों का स्वरूप भी पूछा जाता है, आप आगे के लिए याद रखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। अनुच्छेद 41 उत्तर सही जाएगा। 30 हो गए। 31, महाराणा का महत्व। अभी हमने छायावाद पर आपको एक प्रश्नोत्तरी दी थी, उसमें हमने आपको ये महाराणा का महत्व बताया था। जयशंकर प्रसाद का है ये काव्य, बहुत अच्छा है, कविता, ठीक है। महाराणा का महत्व किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। चलिए, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, ये थोड़ा सा फिर विवादित सा है प्रश्न। तत्पुरुष समास इसमें है, इसमें है, इन दोनों में तो स्पष्ट है। अब निशाचर में तत्पुरुष मान भी सकते हैं, वैसे बहुब्रीहि भी है इसमें, ठीक है। और कामकाज इसमें द्वंद्व होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें
चौथा मानेंगे या ये दोनों मान लेंगे? ठीक है, ये ज़्यादा वैसे जिस हिसाब से प्रश्न बनाया होगा तो उस हिसाब से ये द्वंद्व मानेंगे। निशाचर, निशा में चरने वाला, चरण करने वाला, तो इस तरह से वो इसका विग्रह करके इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही होगा चौथा वाला। वैसे इसमें दोनों ही हो जाएंगे। विग्रह करने से क्या होता है, समास बदल जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है जिससे एक का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक, ठीक है, और जिससे एक से अधिक का बोध होता है या पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक। अब इसमें व्यक्तिवाचक आप कैसे कहोगे, हितकारिणी। अब देखो मनुष्य, पूरी जाति का बोध हो रहा है मनुष्य का। घर, प्रत्येक घर को घर कह सकते हैं। पहाड़, पहाड़, प्रत्येक पहाड़ होता है, ये भी जातिवाचक है। ठीक है, तो इन तीनों में तो ये पूरे पूरे जातिवाचक हैं। अब ये हितकारिणी किस हिसाब से रखा है, क्या रखा है, हितकारिणी भाववाचक में रखा है या व्यक्तिवाचक सोच के रखा है, क्या नाम है, क्या सोच के रखा गया है, तो ये विकल्प इसमें सही हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है कीर्तिमान, कीर्तिमान पुरुष यशस्वी, सही है। कम बोलने वाला, वैसे तो मितभाषी होता है। कम बोलने वाला कौन सा होता है, मितभाषी। अब यहाँ लिखा है कम जानने वाला, अल्पज्ञ। कम अक्ल वाला, अब कम कम के लिए अल्प का प्रयोग किया है, यहाँ भी अल्प का प्रयोग किया है, यहाँ भी अल्प का प्रयोग किया है, तो यहाँ कम अक्ल वाला होना चाहिए अल्प बुद्धि। ठीक है, मूर्ख नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा तकनीकी दृष्टि से देखोगे तो फिर ये इस पे भी पहुंच जाएगा। लेकिन कम बोलने वाले को अल्पभाषी भी कहते हैं, मितभाषी भी कह सकते हैं और अल्पभाषी भी कह सकते हैं। तो ये अल्पभाषी हो गया, ये अल्पज्ञ हो गया, ये अल्पबुद्धि होगा। जब कम 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 कम, तो तीनों में यहाँ आना चाहिए अल्प अल्प अल्प। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ गए तरीका, क्या सोच के पेपर में बनाया है ये प्रश्न। असंगत युग्म है, असंगत युग्म है। अब बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रश्न है। माधवी भीष्म साहनी, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा, रक्तबीज गिरिराज किशोर। बताइए, ये शानदार प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए इसका कौन सा असंगत है। असंगत युग्म बता दीजिए, बहुत बढ़िया है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताओ भाई, यदि आपने क्लास ली होगी तो आपको पता होगा इसमें से हमने कौन सा आपको बताया है, कौन सा नहीं बताया है। बताओ कौन सा असंगत है, बताओ। बताइए भैया, बताइए 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 बताइए। देखो, यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको पता होगा, हमने माधवी दिखाया है आपको, भीष्म साहनी का है, संगत है। बकरी हमने खूब बताया है 2-3 क्लास में, एक दिन तो हम बताने में ही भूल गए थे, गलती हो गई थी इसी नाटक पर एक क्लास में। ठीक है, तो बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संगत है। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का है, संगत है। रक्तबीज गिरिराज किशोर का नहीं है, तो रक्तबीज किसका है, ये है शंकर शेष का। किसका है रक्तबीज, शंकर शेष का। ठीक है, तो डी विकल्प इसमें असंगत हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप नोट कर लेंगे। और हमने आपको ये पहले बताया हुआ है, परीक्षा चाहे कोई भी हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे यूपी की हो, जहाँ हिंदी साहित्य आ रहा है, जहाँ हिंदी व्याकरण आ रहा है, आपको पढ़ना है, आपको तैयार करना है, आपको नोट्स लिखने हैं, आपको प्रश्न लिखने हैं, आपको देखना है कौन सा प्रश्न नया आया है और कौन से प्रश्न रिपीट हुए, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, रचनाएं कितनी पूछी गई, कथन कितने पूछे गए, संगत असंगत कितने पूछे गए, व्याकरण कितना पूछा गया, ये सब आपको विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, चलो
36वां प्रश्न असंगत है। सिंहासनवती सी लल्लूलाल, बहुत अच्छा प्रश्न। चंद्रावली, चंद्रावली, चंद्रावती, ठीक है, क्या है? रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, माधव विलास, मुंशी सदा सुखलाल न्याज। बताइए असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आपको थोड़ा सा समय देंगे इस पर। और भाई ये बहुत अच्छा पेपर है, कोशिश करो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचे ये क्लास, ठीक है। 100 संख्या तो होनी चाहिए, 100 बस। 100 से ज़्यादा के लिए हम आपसे नहीं कहते हैं, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 100 तक तो पहुंचाना ही चाहिए। इतना तो आपको करना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा मेहनत करते अच्छा लगे, मन लगे। सिंहासनवती सी लल्लूलाल की है, बिल्कुल संगत है। चंद्रावली सदल मिश्र की है, बिल्कुल संगत है, ठीक है। अब ये देखो, आपने सदल मिश्र का पढ़ा होगा, नासिकेतोपाख्यान, यही तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है सदल मिश्र का? यही है, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, उसी का नाम है ये। ऑब्लिक लगा के रख लो ये वाला, ठीक है। तो सेम है, नाम दूसरा है, रचना वही है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, ये संगत है। ये माधव विलास, बहुत आती है ये रचना। माधव विलास सदा सुखलाल की नहीं है, माधव विलास लल्लूलाल की है। किनकी है? लल्लूलाल की, ठीक है। तो लल्लूलाल की लाल चंद्रिका भी बहुत पूछी जाती है, याद रखेंगे। ये भी सिंहासनवती सी, लाल चंद्रिका, और ये आपका माधव विलास, ये बहुत बार पूछी गई है माधव विलास, ध्यान रखेंगे। तो 36वें प्रश्न का डी विकल्प, चौथा विकल्प सही हुआ। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर मोहे भावे नहीं, ठीक है। चलो, जाके प्रिय न राम वैदेही तुलसी ने किस रचना में कहा? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ किसने कहा है? जाके प्रिय न राम वैदेही, बोलो। तो ये 37वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, विनय पत्रिका में कहा है, ठीक है। कि सब कह न जाए का कहिए, जाके प्रिय न राम वैदेही, पंक्तियों वाली क्लास में हमने चर्चा की थी। निराला की साहित्य साधना कितने बार बताई है, कितने बार प्रश्नों में हमने शामिल किया है इसे, ठीक है। आत्मकथा, वो जीवनी पढ़ रहे थे तब भी, निबंध पढ़ रहे हैं तब भी, आलोचना पढ़ रहे हैं तब भी, इस रचना को निराला की साहित्य साधना, ठीक है। बच्चा बच्चा जाने है, इसके भाग भी बताए हैं, कब कब प्रकाशित हुई ये भी बताया है। तो रामविलास शर्मा, ठीक है। और रामविलास शर्मा को ही श्रेय जाता है निराला को प्रतिष्ठित करने का, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को श्रेय जाता है कबीर को प्रतिष्ठित करने का, ठीक। चलिए, अड़तीस हो गया, 39 देख लो। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है, प्रत्यय की दृष्टि से देख लो कौन सा असंगत है। या डिब्बा डिबिया, डिब्बा में ईया लगा डिबिया, ई पहाड़ में ई लगा पहाड़ी, गर्म में गर लगा गर्मी, नहीं 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 नहीं, नहीं। कला में कार लगा कलाकार, ये संगत है, ये संगत है, ये असंगत हो गया, ठीक है। कार अलग दिखाई दे रहा है, ई यहाँ दिखाई दे रही है, ईया यहाँ दिखाई दे रहा है, ये गर्मी वाला असंगत है। 39 हो गया। 40 अंग फूले न समाना, अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना, बहुत लाभ मिल जाना, परीक्षा पास कर देना, अच्छे काम की सूचना। तो अंग फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। ए विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प, अंग फूले न समाना। 41वां देखो, निम्नलिखित में देव की रचना नहीं है। देव, इटावा, कुसमरा, मैनपुरी, ठीक है। भावविलास, अष्टयाम, रसराज, भवानी विलास, तो भावविलास है, अष्टयाम है,
ठीक है। रसराज नहीं है, ये किनकी है? मतराम की। रसराज किनकी है? मतराम की है। ये सब बताई हैं आपको, ये रसराज भी बताया है हमने आपको। चलो, हिंदी कवियों में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये प्रश्न तो हमने उस पर भी डाला था कम्युनिटी पोस्ट पर। ठीक है, कई प्रश्न कम्युनिटी पोस्ट पर आने वाले प्रश्न परीक्षाओं में बहुत आते हैं, बहुत आए हैं, आ रहे हैं। कम्युनिटी पोस्ट आप अवश्य देखें और उसको हल अवश्य किया करें। गलत होगा तो भी आपको पता लग जाएगा, सही उत्तर मिल जाएगा, लेकिन उसका उत्तर अवश्य दिया करें। तो मैथिल कोकिल बच्चा बच्चा जाने है विद्यापति। ठीक है, आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति हैं, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। मैथिल पदावली के कारण कहे जाते हैं। अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के कवि आपको हमने ट्रिक से बताए हैं। ठीक है, अष्टछाप के कवि ऐसी ट्रिक बताई है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अष्टछाप के कवि धर्मदास नहीं है इसमें। ठीक है, 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य, और उन चारों को ट्रिक से हमने बताया है। आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, और फिर लाइफ में आप कभी ये वाला प्रश्न नहीं भूलेंगे। और हर परीक्षा में आना है, लिख लेना इस प्रश्न पर। ये विकल्प चेंज हो सकते हैं, इसकी जगह कोई दूसरा हो सकता है, या इनमें से कोई दूसरे हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न यही होगा कि अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है या अष्टछाप के कवियों में शामिल है। अधिकांश तो यही आता है, 99% प्रश्न यही आता है कि अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, और हर पेपर में आता है, आपके में भी आएगा। ठीक है, सब में आएगा। 43 लिख लेना, आएगा। बीसलदेव रासो, नरपत नाल। ठीक है, बीसलदेव रासो, दलपत विजय, खुमार रासो, चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये सब रासो पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत शानदार रचना है और हमने आपको कराई है। 44वां प्रश्न हो गया, बहुत बढ़िया है। संस्कृत के 4 अध्याय हमने कराया था, तब आपको बताया था, और ये हमने आपको उसमें भी कराया है। किसमें? उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार में। ठीक है, और उस वीडियो को देखोगे तब हमने क्या बताया था, ये भी देख लेना। वीडियो देखो। अब हम ऐसे ही कहें, मौखिक ये कहें कि हमने ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्या कहा क्या नहीं कहा, अब तो आपके पास प्रूफ है हमने क्या कहा वीडियो में। वीडियो पड़ी हुई है, आप ये प्लेलिस्ट पर जाइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए, और इस रचना को जब हमने बताया था तब क्या कहा था। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत आती है, बहुत आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये कहा था। ठीक है, तो ये किनकी है? दिनकर की है। ठीक है, किनकी है? दिनकर की है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और बहुत आती है, बार बार आती है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय। 45 हो गए। अरे चलो, 45 प्रश्न है पीपीटी पे, 45 प्रश्न बन पाए हैं, बहुत बढ़िया। 45 में से आपके कितने सही हुए? मेरे हिसाब से 45 पूरे सही होने चाहिए आपके। ठीक है, 1-2 गलत हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, ये EMRS TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसका हल प्रश्न पत्र है। 45 प्रश्न हो गए, इससे आगे के प्रश्न हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो आप बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कितना पढ़ाया हुआ आया, हमारा दिया हुआ कंटेंट आपके उपयोग में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आया है तो कितना आया है। हमें विश्वास है 100% आएगा, हमें विश्वास है पूर्ण सफलता तक आपको ये कंटेंट पहुंचाएगा। तो आप बस जुड़े रहिए और क्लास को लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, और एक कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा के कमेंट बॉक्स में अवश्य जाया करिए, स्थायी कमेंट बॉक्स में। लाइव वाले, प्रीमियर वाले कमेंट बॉक्स वाले कमेंट तो सारे चले जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बता के जाएं कि आप कितना लाभान्वित हो रहे हैं। मिलेंगे फिर एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी,
जय भारत।